अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यू विल टेल मी अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अहमद अली मलिक। अहमद अली, आप जाग रहे हैं? आई गेस ही स्लीपिंग। ओके। फातिमा मलिक। फातिमा मलिक, आप जाग रही हैं या आप भी सो रही हैं? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए, शुक्र है वो जाग भी रहा है आप लोगों में से। बेटा, एमडीजीज क्या होते हैं? हम क्या पूछ रही हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मैम सॉरी, लास्ट क्लास नहीं ली थी। एनीवन एल्स जो कि खुद बताना चाहे? मैम 8 गोल सेट था। ये सब 8 गोल मिलके काम करेंगे 2015 तक, लेकिन ये कवर नहीं कर सके। बेटा दोबारा बताओ, कुछ भी तुम्हारी समझ नहीं आई। जरा माइक को दूर रख के बोलने। मैम ये हेल्थ प्रमोशन में 8 गोल सेट था। इन सब 8 गोल सेट ने मिलकर काम करना था 2015 तक, लेकिन ये अपना गोल जो था वो अचीव नहीं कर पाए थे। कितने गोल्स हैं इसमें? 8 गोल थे मैम। 8। ठीक है, चलिए कुछ तो बताया आपने। बेटा ट्राई टू व्हेन यू आंसर अ क्वेश्चन इन वाइवा और इन क्लास, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। तो ये आपकी फर्दर प्रैक्टिस भी होती है फ्यूचर में। whenever you go for an interview or an oral test, तो you are expected to give your answer in English। बजाय इसके कि 2015 के अगर आप 2015 बोल दें तो that would be more appropriate, right? ये जो खवातीन हजरात सोए हुए हैं, इनकी आज एब्सेंट लगेगी, उनको बता देना। अहमद अली मलिक को बेशक मैसेज कर दो कि सिर्फ ऑनलाइन आने से ही बात नहीं बनती, प्रेजेंस भी शो करनी होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज समवॉट इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 लेक्चर्स। इसमें हम जैसे प्रैक्टिकली डिजीज और हेल्थ के बारे में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो चीज़ें प्रैक्टिकेबल है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिक जो हमारा टॉपिक है आज का वो डिजीज है, हेल्थ नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा है कि हेल्थ क्या होती है, कैसे हम उसको डिलीवर करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिजीज। अब डिजीज क्या होती है? बेसिकली अगर हम डिजीज का वर्ड देखें तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज डिस एंड सेकंड इज ईज। अब ईज हम किसको कहते हैं? ईज हम कहते हैं अपनी हमारी आसानी, हमारी कंफर्ट। जिस चीज में हम कंफर्टेबल, जिस स्टेट में हम फील करें वो हमारी ईज होती है, आसानी। डिसीज का मतलब क्या है कि व्हेन वी डेविएट फ्रॉम ईज एंड वी बिकम अनकंफर्टेबल। अगर हम किसी भी तरीके से बहुत अच्छा फील ना करें, हेल्दी फील ना करें और अनकंफर्टेबल फील करें तो दैट इज कॉल्ड डिजीज। अब डिजीज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं।
वेबस्टर डेफिनेशन क्या है? अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड। सिंपल, कि अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं हो रही, नॉर्मल नहीं है, तो यू आर डिजीज्ड। अ डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर आप हेल्थ की स्टेट से डेविएट करें। ऑल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, हमारी बॉडी में इस तरह का चेंज आए कि जो हमारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो खराब हो। दैट इज कॉल्ड वेबस्टर डेफिनेशन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर जो हम कर सकते हैं डिजीज की, वो ये है एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। और मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेशन ही आप याद रखें, मस्ट, बाकी भी आनी चाहिए, लेकिन ये आपको जरूर आनी चाहिए कि डिजीज का मतलब है सिंपल कि जब भी नॉर्मल फंक्शन से हट के हमारी बॉडी कोई काम करेगी तो दैट वुड बी डिजीज। अब WHO की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, जो कि हेल्थ को उसने डिफाइन किया है, उसने डिजीज को डिफाइन नहीं किया। तो बेसिकली यही दो डेफिनेशन हैं जो कि फॉलो करते हैं। अब तीन वर्ड्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, डिजीज, इलनेस एंड सिकनेस। तीनों का जो मीनिंग है दैट इज डिफरेंट। डिजीज का आपको बता दिया, विदाउट इज व्हेन बॉडी फंक्शंस don't perform normal, when body health is impaired, तो ये इन सब चीजों को हम कहते हैं डिजीज। इलनेस क्या होती है? इलनेस का मतलब है कि when someone feels कि I am diseased, जब एक पर्सन का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेस उसको ये बताए कि मैं डिजीज हूँ, आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम नॉट फीलिंग नॉर्मल, तो दैट इज कॉल्ड इलनेस। ठीक है, तो बेसिकली फीलिंग ऑफ नॉट being well or not being normal, that is called illness। ठीक है, अब डिजीज अब ऐसा भी होता है कि बासों का someone is diseased but he or she is not aware of it। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को खुदा ना खांसा कैंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है, ट्यूमर, तो वो इतना लंबा प्रोसेस है। किसी को कॉर्नरी हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है, किसी को भी पता नहीं होता कि अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, बट दैट पर्सन इज डिजीज्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है। बट जब उस पेशेंट को ये पता चल जाए कि आई एम नॉट हेल्दी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, नाउ इट विल बी कॉल्ड इलनेस। अब टाइप्स ऑफ इलनेस टू है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक्यूट वो होती है जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है लेकिन इंटेंसिटी सीवियर होती है, और क्रॉनिक वो होती है जो कि जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है और वो काफी अरसे तक विदाउट सेवेरिटी चलती रहती है। नाउ थर्ड थिंग इज इन सिकनेस। अब सिकनेस का क्या मतलब है? सिकनेस का मतलब ये है कि अब डिजीज इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपकी सोशल फंक्शनिंग इम्पेयर हो, आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, आपका सोशल जो आप कह लें कि कम्युनिकेशन है, अब वो सफर कर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्लू हो गया आपको, तो यू आर डिजीज्ड, आपको डिजीज हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको फ्लू मतलब आपको रनिंग नोज है, स्नीजिंग हो रही है, बॉडी एक्स एंड पेन्स है, फीवर हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि मुश्किल है चलना फिरना या उठने को दिल नहीं कर रहा, दैट वुड बी कॉल्ड इलनेस। नाउ यू नो अबाउट योर डिजीज। अब अगर आप इस डिजीज की वजह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते, आप कमरे में बंद होते हैं, आपका दिल नहीं करता कि कोई आपको बुलाए या आप किसी के पास बैठे या आप अपनी रूटीन की जो सोशल नेटवर्किंग है वो परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे आप उठ के रूम से बाहर आके ब्रेकफास्ट करते हैं या घर वालों के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब करने का आपका दिल ना चाहे, तो नाउ दिस इज सिकनेस। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जांपल से कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो एक इंट्रोडक्शन था डिजीज का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजीज कॉजेशन। कोई भी डिजीज क्यों होती है,
अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या है? जर्म थ्योरी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक डिजीज एजेंट होता है, वो मैन के अंदर आता है या ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है और कॉज करता है डिजीज। ये जर्म थ्योरी है। उसके बाद आ जाती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। अब इस ट्राइड के अंदर क्या है, इसका ये कहना था कि हर पर्सन जो कि एक्सपोज्ड होता है जर्म से, उसको हमेशा डिजीज नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन एक हमारे कंट्री की डिजीज है और ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत स्प्रेड हुए हैं, बट एवरी वन ऑफ अस डोंट गेट दिस डिजीज। सिमिलरली फ्लू को ही आप ले लो, कितने लोगों को एक टाइम में फ्लू होता है, जबकि फ्लू के जर्म्स हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस जर्म थ्योरी की ये लिमिटेशन थी कि हर जर्म हर पर्सन के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से तीसरी चीज इसमें ऐड ऑन हुई, दैट वाज होस्ट। होस्ट तो ऑलरेडी था, सॉरी, एनवायरनमेंट। तो अब इसके अंदर हमने जर्म थ्योरी में पढ़ा कि होस्ट है और पॉजिटिव एजेंट है, ये एंटर होगा तो डिजीज कॉज होगी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में थर्ड थिंग आ गई, दैट वाज एनवायरनमेंट। अब इसमें ये कहा गया कि 3 फैक्टर्स हैं, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट, और इनका आपस का एक बैलेंस है जिसमें एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इन तीनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट ना हो तो डिजीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक जर्म थ्योरी है और एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। अब आ जाए थर्ड थिंग की तरफ, दैट इज मल्टीफैक्टोरियल। अब मल्टीफैक्टोरियल के अंदर ये आ गया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डिजीजेस इस तरह की हैं कि उनके अंदर हम एक कॉज डिफाइन नहीं कर सकते। कॉज का मतलब तो ये होगा ना कि मैं कहूँ कि यस, दिस डिजीज इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जर्म और दिस पर्टिकुलर कॉज, ये कॉज होता है या ये कॉजेशन थ्योरी होती है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि हमें नहीं पता कि इन 10-15 या 4-5 फैक्टर्स में से which factor is more important in causing this disease। अब अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो डेफिनेटली उसका कॉज क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डेफिनेटली कोई और जर्म ऐसा नहीं है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करे, तो वो कॉज है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि कोई एक कॉज नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत आसान है, इसके एग्जांपल्स आपको भी पता है। कॉर्नरी हार्ट डिजीज, अब आपको अगर मैं पूछूं कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज का कॉज क्या है, किस वजह से होती है, तो क्या कोई एक कॉज होगा ऐसा जो कि आप कंफर्मेशन से कह सके कि यस, कॉर्नरी हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय दिस कॉज या दिस प्रॉब्लम? नो, कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसके अंदर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अंदर स्मोकिंग हो सकती है, इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सो ऑन एंड सो। तो कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमें कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिजीज कॉज करते हैं। कॉर्नरी हार्ट डिजीज और इसी तरह से कैंसर भी, कैंसर की भी आज तक आपको पता है कि कॉज डिफाइन नहीं हुई। हर पर्टिकुलर कैंसर के डिफरेंट 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये अब आपका मल्टीफैक्टोरियल ट्रायंगल। अब इसके अंदर होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर पर्सन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। एनवायरनमेंट के अंदर कौन से वो प्लेस है, फिर उसके अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल, साइको सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा। एजेंट के अंदर पॉजिटिव फैक्टर जो कि डेफिनेटली कॉज करते हैं, रिस्क फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया कि दूसरे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं
जो कि डिजीज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं बट डेफिनेटली कॉज नहीं करते, उनको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। फिर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कौन सा पर्सन किस रिस्क फैक्टर से कितना एक्सपोज हो है। उसके बाद आ जाता है टाइम। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के अंदर डिफरेंट डिजीजेस का डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें वो डिजीज चलती है, और डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं। ये सब कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, बट इसके अंदर टाइम भी अब आपका एड ऑन हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, इसका जो मॉडल दिया था दैट वाज गिवन बाय मैकमोहन एंड पग। मैकमोहन एंड पग ने ये मॉडल बनाया था, और बेसिकली दिस मॉडल वाज मेड फॉर क्रॉनिक डिजीजेस। तो क्रॉनिक डिजीजेस में ये जो क्रॉनिक हार्ट डिजीज और कैंसर वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर उन्होंने बताया था कि कोई एक पॉजिटिव एजेंट नहीं होता बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स आपस में इंटरप्ले करते हैं और फिर वो डिजीज कॉज करते हैं। This is the model for myocardial infarction. Just an example to give you idea कि मल्टी मॉडल वेब या कॉज क्या है। अब इसके अंदर एक चीज है मायोकार्डियल इंफेक्शन डिजीज, जो कि हमें पता है कि क्यों होती है, क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्यों होता है? क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी की ऑक्लूजन होती है। कॉर्नरी आर्टरी विच सप्लाइज हार्ट इट गेट्स ऑक्लूडेड, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है एंड इट लीड्स टू मायोकार्डियल इंफेक्शन। यहाँ तक हमें पता है। नाउ व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन? कॉर्नरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर इंक्रीज थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी, कैटेकोलामिन्स इंक्रीज हो गए, जिसके अंदर हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन ज्यादा होंगे एंड दे विल लीड टू थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी। तो जब थ्रोम्बोसिस बनेगा अगेन दैट विल लीड टू आर्टरी ऑक्लूजन। देन चेंजेस इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, अगेन ये भी आर्टीरियल ऑक्लूजन कॉज करता है। अब आप देखो कि आप एक चीज से स्टार्ट होकर तीन कॉजेस तक पहुंच गए। अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है? हाइपरलिपिडेमिया की वजह से। हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है? ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी क्यों होती है? इंक्रीज फूड इनटेक, और इंक्रीज फूड इनटेक का मतलब है चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये सब चीजें विल लीड टू कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप देखो कि एक फैक्टर आगे से थ्री कॉजेज की तरफ आपको ले गया। सिमिलरली थ्रोम्बोसिस क्यों होगा? स्मोकिंग की वजह से। वॉल्स ऑफ आर्टरीज क्यों चेंज होंगी? एक तो एजिंग के साथ साथ हमारी आर्टरीज जो है वो नेचुरली चेंज करती हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से चेंज करती हैं। हाइपरटेंशन क्यों होगी? अगेन ड्यू टू स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड ओबेसिटी। नाउ यू सी कि एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर आपके कितने सारे रिस्क फैक्टर्स हम इनको बोलेंगे वो इंक्लूड हो गए। तो दिस इज द वेब ऑफ कॉजेशन। सो दिस वाज कॉज के हमने कॉज में देख लिया कि एक डेफिनेटिव कॉज होता है, और फिर हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आती है जिसमें तीसरी चीज ऐड हो गई एनवायरनमेंट अलोंग विद एजेंट एंड होस्ट। उसके बाद आ जाता है कॉजेशन वेब, और वेब का मतलब है कि कोई एक कॉज नहीं होगा, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि ये जो भी हमने इंटरेक्शन पढ़ा है बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच में
रिलेशनशिप होगा तो डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। अब अगर हम एक डिजीज को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको अपने नेचुरल वे में प्रोसीड करने देंगे और हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उस डिजीज की, हम उसको चलने देंगे और ना ही हम उसकी कोई प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री या डिजीज के पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। अगर हम ट्रीटमेंट देके उसको वहीं स्टॉप कर दें तो वी विल नेवर लर्न अबाउट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ डिजीज। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ज़्यादातर एनिमल्स में होते हैं, डेफिनेटली अब ह्यूमंस में हम ये नहीं कह सकते कि हमने भाई तुम्हारे अंदर कोरोना को स्टडी करना है तो इसलिए हम तुम्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या होता है कोरोना। नो, ह्यूमंस के ऊपर डेफिनेटली इट इज अनएथिकल कि आप इस तरह के काम करें। सम एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड और उसके अंदर फिर हम डिजीज की शुरू से लेकर एंड तक पूरी हिस्ट्री को देखते हैं कि वो किन किन यू नो प्रोसेस से या किन किन मेथड से गुजर के एंड रिजल्ट आता है उस डिजीज का। तो इसके अंदर अगर जब हम देखें किसी भी डिजीज को तो 2 फेजेस आते हैं, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। अब प्री पैथोजेनेसिस फेज इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और पैथोजेनेसिस फेज होता है होस्ट के अंदर। प्री पैथोजेनेसिस फेज विच इज प्रीलिमिनरी पीरियड और जिसमें अभी डिजीज स्टार्ट नहीं हुई, ये प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। अब अगर हमने 3 फैक्टर्स देखे, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, अगर इनमें से एक भी फैक्टर नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगी। अब एज यू नो के हम हर वक्त डिफरेंट किस्म के कॉजेस से एक्सपोज होते हैं, लेकिन हर वक्त हम डिजीज नहीं रहते या हर वक्त हमें डिजीज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि हर वक्त वी आर इन प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ मैनी डिजीजेस। अब अगर इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस में खड़ी हूँ तो मेरे सराउंडिंग में देयर आर मैनी जर्म्स बट आई एम नॉट फीलिंग इल। तो इसका मतलब ये है कि आई एम इन प्री पैथोजेनेसिस फेज, जितने भी जर्म्स मेरी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि अभी सब चीजें तो हैं बट उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं है। पैथोजेनेसिस फेज इज अ फेज व्हिच अकर्स इन होस्ट और मैन। अगेन इसके अंदर 2 फेजेस आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि डिजीज एजेंट या पॉजिटिव एजेंट ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। अगर हेल्दी के अंदर एंटर होगा तो डिजीज नहीं होगी, उसको हम पैथोजेनेसिस फेज नहीं कहते। ससेप्टेबल का मतलब है कि अब वो ऐसे होस्ट के अंदर एंटर हो गया जिसमें वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब अर्ली फेज है और लेट फेज है। अर्ली फेज का मतलब है प्री सिम्टोमेटिक फेज, व्हेन एजेंट मल्टीप्लाई करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है, चेंजेस कॉज करता है बॉडी के अंदर, लेकिन अभी उसकी सिम्टम्स नहीं अपीयर होती, तो इसको हम कहेंगे प्री सिम्टोमेटिक फेज। अगेन ज्यादातर ये क्रॉनिक डिजीजेस में होता है, जैसे कॉर्नरी हार्ट डिजीज, कैंसर, जिसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं बट वन इज नॉट अवेयर ऑफ देम। लेट फेज अब आ गई क्लिनिकल स्टेज, और क्लिनिकल स्टेज वो होगी कि जिसके अंदर समवन विल फील सिम्टम्स, साइंस भी होंगी उसके अंदर, और अब वो डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, बट तब तक डिजीज ऑलरेडी काफी एडवांस हो चुकी होती है। तो इसको हम कहते हैं लेट फेज। रिपीट कर रही हूँ मैं इसको। अगर हम बात करें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की तो इसके अंदर 3 चीजों में इंटरेक्शन है, मैन, एजेंट एंड इन्वायरमेंट। और हम कहते हैं कि डिजीज की जो नेचुरल हिस्ट्री है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2, प्री पैथोजेनेसिस, दिस फेज विल अकर इन इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हर वक्त इन्वायरमेंट के अंदर वी आर ऑलवेज
बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट थिंग्स, बट हम डिजीज प्रोसेस में एंटर नहीं होते। पैथोजेनेसिस फेज वो है जो कि होस्ट के अंदर होगा। अगेन इसके अंदर दो हैं, एक अर्ली फेज है विच इज प्री सिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक में बॉडी के अंदर होस्ट मल्टीप्लाई भी करेगा, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगी, बट सिम्टम्स नहीं होंगी। लेट फेज को हम क्लिनिकल या सिम्टोमेटिक फेज कहेंगे, जिसके अंदर अब पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वाज नेचुरल हिस्ट्री। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड आपने अक्सर सुना होगा कि फलानी डिजीज का इतना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। बॉडी के अंदर अगर फ्लू का ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो अब इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, और ये पीरियड खत्म कब होगा? जब साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए। दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 5 to 14 days। इसी तरह डिफरेंट डिजीजेस का डिफरेंट है। इस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई करता है, डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब एंड रिजल्ट क्या है डिजीज प्रोसेस का? नेचुरल हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे थे। तो नेचुरल हिस्ट्री में एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर कोई भी बंदा बीमार होता है तो उसका एंड क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 एंड मोस्ट कॉमन अल्हम्दुलिल्लाह इज कंप्लीट रिकवरी। कि अगर किसी को कोई डिजीज हुई है तो वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, जैसे टाइफाइड हुआ है, फ्लू हुआ है, मलेरिया हुआ है, someone gets complete recovery, that is most common end result। उसके बाद आ जाती है डेथ which is fortunately very rare। हर डिजीज में सबसे जो लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज डेथ। उसके बाद आ गई क्रॉनिसिटी। क्रॉनिसिटी का मतलब है कि ना तो बंदे की डेथ होगी, ना ही वो कंप्लीटली रिकवर करेगा। एक लो लेवल पे वो डिजीज प्रोसेस चलता रहेगा, इसको हम कहते हैं क्रॉनिसिटी। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज जो कि कभी भी खत्म नहीं होती बट चलती रहती है? मैम आ रहे ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोबारा मैम बताइए। डायबिटीज। मैम डायबिटीज डायबिटीज। बिल्कुल ठीक। और मैम आर्थराइटिस भी आ सकते हैं इसके अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक। हाइपरटेंशन मैम और हार्ट लंग डिजीज भी आ सकती है। ये बिल्कुल आ सकती है अगर वो ट्रीटेबल ना हो या उसके अंदर हम स्टेंटिंग या बाईपास ना करें तो फिर वो हल्के लेवल पे अंदर ही अंदर चलती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिसिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है कि डिजीज आई और एक लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशन करके चली गई, खत्म हो गई, बट उसकी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में रहेगी जो कि हमेशा अब रहेगी। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मैम न्यूरल डैमेज हो सकता है। मैम क्रोनिक रीनल फेलियर। स्ट्रोक आप कह रहे हैं, स्ट्रोक की एग्जांपल हो सकती है। चलें ठीक है। मैम डायबिटीज से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है वो भी हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है दैट इज पोलियो। पोलियो का जो वायरस है वो एंटर होता है, नर्वस सिस्टम को उसने डैमेज किया, डिसेबिलिटी हो गई, वो जो टांग में लड़खड़ाहट और लंगड़ाहट आ जाती है दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। उसके बाद पोलियो वायरस बिल्कुल क्लियर हो जाता है मतलब दोबारा से उस बच्चे को पोलियो की मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी बट लाइफ टाइम के लिए वो बेचारा डिसेबल हो गया।
तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एंड रिजल्ट। क्या क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। सिंपल, आज का लेक्चर बहुत इजी है, मीन इजी टू रिमेम्बर, इसमें रट्टे वाली चीजें कम है। अब हमने जो 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, कॉज, होस्ट एंड एजेंट एंड एनवायरनमेंट, इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं होस्ट फैक्टर्स। अब होस्ट इज अ पर्सन जिसके अंदर डिजीज हो सकती है, और होस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी अपनी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है। यू नो कि आपकी इम्यूनिटी बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो एक डिजीज को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसके अंदर वो डिजीज ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करती है। तो होस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या क्या आता है? डेमोग्राफिक्स, आपकी एज, सेक्स, एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है कि आप वर्ल्ड में किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, वाइट है, ब्लैक है, अफ्रीकन है, व्हाटएवर, यूरोपियन है या। तो इसमें भी काफी सारी डिजीजेस ऐसी हैं कि जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में रन करती है। इसी तरह सेक्स, आपको पता है कि जो डिजीजेस कुछ पर्टिकुलर ऐसी हैं जो फीमेल्स में हो सकती हैं और मेल्स में नहीं होती, और इसी तरह से कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो मेल्स में हो सकती हैं, फीमेल्स में नहीं होती। एज के साथ साथ भी डिजीजेस की मैनिफेस्टेशन चेंज होती है। बायोलॉजिकल का मतलब है कि हमारे अपने बॉडी के फैक्टर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स अगेन इम्यूनिटी, ब्लड ग्रुप्स, काफी सारी डिजीजेस ऐसी हैं which are linked with blood groups। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल का मतलब है कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर कोई लेबर वर्कर है, कोई मजदूर है, तो उसके अंदर और टाइप की डिजीजेस होंगी। लाइक उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज का होगा? मैम लंग्स प्रॉब्लम। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मैम जैसे मकान, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट एल्स? मैम मसल्स का। किसका? मैम मसल्स। सबसे ज्यादा कॉमन जो फिजिकल वर्क में रिस्क होता है वो फिजिकल इंजरीज का होता है। अगर कोई गिर जाए, किसी के ऊपर भारी मशीनरी गिर जाए, these are most common type of accidents। उसके बाद जाहिर है कि लाइफस्टाइल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, ड्रग्स, ये उन लोगों में डिजीज कॉज करते हैं जिनमें नहीं भी होनी होती। तो these were host factors। now agent factors क्या क्या? डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस जो कि कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एजेंट। अब एजेंट की आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, फिजिकल, केमिकल, ये हम सारी देखते हैं अभी। बायोलॉजिकल का मतलब है जाहिर है कि जो लिविंग थिंग्स है, इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगाई, पैरासाइट्स, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब इसके अंदर 3-4 डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इन्फेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट की क्या एबिलिटी है कि वो होस्ट के अंदर एंटर हो और मल्टीप्लाई करे, यानी कि एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को डिजीज हो जाए। इन्फेक्शन का मतलब वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि प्री सिम्टोमेटिक फेज या अर्ली फेज होता है जिसके अंदर एजेंट एंटर होता है होस्ट के अंदर और मल्टीप्लाई करता है। अब जितना ज्यादा एक होस्ट, एक एजेंट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो होस्ट के अंदर एंटर हो और मल्टीप्लाई करे, उतना ज्यादा हम कहेंगे कि वो इन्फेक्शियस है या उतनी ज्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी। ठीक है, तो एबिलिटी टू इन्वेड और एंटर एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्शन से निकला है इन्फेक्टिविटी। पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है कि कितने
एबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म में टू कॉज क्लिनिकल एपेरेंट डिजीज। अब हम अर्ली फेज से लेट फेज की बात करें, यानी कि एबिलिटी टू कॉज अर्ली फेज इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी, और एबिलिटी टू कॉज लेट फेज या कितनी सिम्टम्स कॉज करता है वो ऑर्गेनिज्म, कितने लोगों में सिम्टम्स कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि जो आपने कहा पैथोजेनेसिस फेज पढ़ा है, उसमें जो अर्ली फेज है तो उसमें इन्फेक्टिविटी की बात आती है, और जो लेट फेज है उसके अंदर पैथोजेनिसिटी। वायरुलेंसी का क्या मतलब है कि जितने लोगों में क्लिनिकल डिजीज हुई है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें सीवियर हुई है। जिस तरह अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो कितने परसेंट लोगों में सीवियर हुई है, दैट वुड बी कॉल्ड वायरुलेंसी। और वायरुलेंसी को मेजर करते हैं थ्रू केस फैटेलिटी रेट, इसके अंदर हम नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स को, इस तरह का इसका कोई फॉर्मूला, ये भी हमने आगे जाके पढ़ना है। तो इसमें हमने देखना है कि कितने परसेंट लोगों में सीवियर किस्म की डिजीज हुई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स में। उसके बाद आ गया न्यूट्रिएंट एजेंट्स। न्यूट्रिएंट एजेंट्स के अंदर जाहिर है कि हमने काफी दफा ये डिस्कस किया हुआ है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब चीजें इसके अंदर कम या ज्यादा हो तो डिजीज हो सकती है। फिजिकल एजेंट्स के अंदर आ जाते हैं हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। ये तमाम चीजें अगर ज्यादा या कम हो तो डिजीज कॉज कर सकती है। जैसे रेडिएशन कैंसर का कॉज बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से बर्न्स हो सकते हैं, शॉक लग सकता है। तो ये सब चीजें फिजिकल एजेंट्स में इंक्लूड है। केमिकल एजेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एंडोजिनस हो सकते हैं, एक्सोजिनस। एंडोजिनस में वो केमिकल्स आते हैं जो कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं। जैसे यूरिया नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर ज्यादा बने तो हम इसको यूरीमिया कहेंगे। सिमिलरली यूरिक एसिड ज्यादा बनता है तो हम इसको कहते हैं गाउट। इसी तरह बिलिरुबिन ज्यादा बनता है तो हम इसको कहते हैं जॉइंटिस। एक्सोजिनस का मतलब है वो केमिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, लाइक फ्यूम्स, एलर्जिक एजेंट्स, डस्ट, इंसेक्टिसाइड्स। तो मैकेनिकल एजेंट्स में फिजिकल फोर्स जिसमें लगती है, लाइक स्प्रेन्स, मोच आ जाए किसी को, टीयर हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए जॉइंट की, तो दैट आर कॉल्ड मैकेनिकल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स में फिर पॉवर्टी। आपको पता है कि पॉवर्टी में ये बात नहीं है कि अगर पैसे कम हो तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। थिंग इज कि पॉवर्टी में बहुत और फैक्टर्स जो हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। लाइक अगर कोई पुअर सैनिटरी कंडीशंस में रहे, एक कमरे में 10 लोग रहे या कमरे में एक पर्सन रहे, बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर एक कमरे में 8-10 बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं तो जाहिर है कि अगर एक बीमार होगा तो बाकी भी बीमार होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो कि क्राउडेड कंडीशंस में होती हैं, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ओवर क्राउडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी डिजीजेस को कॉज करती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, सोशल आइसोलेशन। सोशल isolation can lead to mental diseases as well. Abuse of drugs also come under social agent. अब इन सारे फैक्टर्स की कमी या ज्यादती कैन लीड टू अ डिजीज। ठीक है, these were हमारे एजेंट फैक्टर्स। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमारे एनवायरमेंट में 3 कंपोनेंट्स आते हैं।
physical, biological and psychosocial. Now what are risk factors हमने बात की थी, एक होता है cause या causative factor, जिसका हमें पता है कि अगर ये बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये डिजीज कॉज करेगा, या अगर ये डिजीज हुई है तो इसका यही कॉज है. एग्जाम्पल अगेन ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू वायरस, मीजल्स वायरस, मलेरिया, जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज. रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है कि एन एट्रीब्यूट, ये डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है, एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर that is significantly associated with development of a disease. अब significantly associated का क्या मतलब है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि ये फैक्टर डिजीज कॉज करेगा, बट बहुत ज्यादा लोगों में ये, जिसमें ये डिजीज पर्टिकुलर होती है, तो ये कॉज प्रेजेंट होता है या ये फैक्टर होता है. सिग्निफिकेंट एसोसिएशन आप 50% से ऊपर आप कह लें कि अगर 60% एक आप डिजीज की बात करें तो उसमें 60% लोगों में एक पर्टिकुलर फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है विद डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर. अब रिस्क फैक्टर को हम चेंज करके, मॉडिफाई करके या इंटरवेंशन करके उस डिजीज की पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं. ठीक है. अब रिस्क फैक्टर और कॉजेटिव फैक्टर में क्या फर्क हुआ कि रिस्क फैक्टर हमेशा डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बट डिजीज कॉज करने में रोल प्ले कर सकता है. कॉजेटिव फैक्टर चेंज नहीं हो सकता, रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. अब आप मुझे बताएं कि आपको रिस्क फैक्टर्स की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं. मैम सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉर क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस. जी बिल्कुल ठीक. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक, और अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई जैसे केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा और कोई पर्सन वहाँ काम करता है लाइक फैक्ट्रीज में, तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं. आई होप कि अब आपको ये समझ आती होगी डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड रिस्क फैक्टर. नाउ सम रिस्क फैक्टर्स आर मॉडिफाइबल एंड सम आर नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल में वही आते हैं स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्ला ब्ला ब्ला. नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि आपके इख्तियार में नहीं है. आपकी एज, सेक्स, रेस, फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब आपकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, genetic factors, these are not subjected to change. रिस्क अप्रोच का क्या मतलब है? रिस्क अप्रोच का ये मतलब है रिस्क अप्रोच का मतलब है कि आपने किस तरह से एक पर्टिकुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने देखना है कि कितना एक फैक्टर का रिस्क है, परसेंटेज आपने उसकी कैलकुलेट करनी है. ठीक है. यानी कि एक तो आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और हर रिस्क फैक्टर में कितना पोटेंशियल है कि वो उस डिजीज को कॉज करे या उसमें कंट्रीब्यूट करे बेसिकली. तो दैट इज रिस्क अप्रोच. रिस्क अप्रोच के अंदर आप ये चीजों को मेजर करते हो. कैसे मेजर करते हो? थ्रू रिसर्च स्टडीज. और वो कौन कौन सी हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये आपने याद रखनी है. अभी वैसे रिसर्च को आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है, बट आप फॉर फिलहाल के लिए आप ये दो नाम देख लें, केस कंट्रोल एंड कोहार्ट स्टडीज. ये दो स्टडीज में हम रिस्क फैक्टर्स को डिटरमिन करते हैं और देखते हैं कि कितना एक रिस्क फैक्टर के अंदर पोटेंशियल है कि वो डिजीज को कॉज करे.
दिस इज कॉल्ड रिस्क अप्रोच। अब इसका फायदा आपको क्या होगा कि यू विल डिफाइन प्रायोरिटीज एंड पॉइंट्स कि जिनको सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज की 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने 5 आइडेंटिफाई किए, हर रिस्क फैक्टर की परसेंटेज आपको पता चली कि कितने परसेंट वो डिजीज कॉज कर सकता है। अब अगला स्टेप आपका, एक अक्लमंद इंसान का अगला स्टेप क्या होगा कि जो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में डिजीज कॉज करता है, उसको हम चेंज करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अगर एक कार्डियक हार्ट डिजीज में स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन तीनों की आपने परसेंटेज कैलकुलेट की और फिर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसको आपने मिनिमाइज किया, तो इस तरह से आप डिजीज होने को कम कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थी कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव फैक्टर के रिस्क फैक्टर में चेंज होने के पोटेंशियल होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज का मतलब है कि डिजीज का कट ऑफ पॉइंट नहीं है, डिजीज डिफरेंट मैनिफेस्टेशन से गुजरती है। दैट इज सब क्लिनिकल इलनेस, जिसमें अभी पता नहीं होता कि वी आर इल, देन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, डेंजरस या डेथ। लास्ट आपका ये टॉपिक है, मैं इसको खत्म ही कर दूं लेक्चर को, वैसे 3-4 मिनट ही रह गए। आइसबर्ग ऑफ डिजीज का क्या मतलब होता है? दिस इज द आइसबर्ग। आपको पता है कि ये बर्फ के वो जो आइसबर्ग्स होते हैं उनको कहते हैं विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ ही इनका पोर्शन वाटर लाइन के ऊपर नजर आता है, बाकी हिडन होते हैं। तो देयर आर सम डिजीजेस इन आवर सोसाइटी विच आर कॉल्ड आइसबर्ग। उसका क्या मतलब है कि इन डिजीजेस की नेचुरल हिस्ट्री ऐसी है कि ज्यादातर ये प्री सिम्टोमेटिक फेज के अंदर रहती है, ज्यादातर प्री सिम्टोमेटिक है, और सिर्फ ये चंद लोग हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स शो करती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके अंदर है सीलियक डिजीज की। सीलियक डिजीज वो डिजीज है जिसके अंदर एक पेशेंट को वीट एलर्जी होती है। जब भी वो पेशेंट वीट इनटेक करता है, क्योंकि वीट हमारी डाइट का आपको पता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जब तक हम पराठे, रोटियां, डबल रोटियां ना खाएं तो हम समझते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। तो सीलियक डिजीज के अंदर पर्सन को इन वीट से एलर्जी होती है, और जब वो वीट लेता है तो उसको एब्डोमिनल पेन और डायरिया वॉमिटिंग होती है। स्टार्ट ऑफ बर्थ से ही मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए इस डिजीज की, और होती भी है, लेकिन क्योंकि डायरिया वॉमिटिंग हमारे वैसे भी बहुत कॉमन है, तो कोई पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एंटामिजोल, फ्लैजिल और ORS लिख के घर भेज देता है। टाइम बिंग वो ठीक होता है पर्सन, और उसके बाद ना आप कह लें कि महीने 2 महीने गुजरने के बाद दोबारा से उसको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सीलियक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने पर्टिकुलर टेस्ट है, लेकिन इस तरफ ना डॉक्टर्स का माइंड जाता है ना पेशेंट्स का। तो इस टाइप के डिजीजेस को हम कहते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट कर लें आइसबर्ग को, तो हमारी बहुत सारी मेडिकल रिसोर्सेज बच सकती हैं और पेशेंट का भी फायदा हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग ऑफ डिजीज। एनी क्वेश्चन? वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 मिनट्स। मैम इस डिजीज का मैम जी, मैम ये जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड है, इसमें हम कह सकते हैं कि होस्ट जो है वो कैरियर होता है? होस्ट क्या होता है? कैरियर होता है हमेशा। कैरियर भी हो सकता है, उसमें वो हम आगे जाके उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बिल्कुल, कैरियर्स भी होस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है रिया। उमर नवीद, मैं बेटा रोल कॉल नहीं लेती हूँ, आई नो। आपको अगर पता हो तो जूम की मीटिंग के एंड पे पार्टिसिपेंट रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर जिसने मीटिंग ज्वाइन की होती है उसका नाम आ जाता है। तो अगर आपने लास्ट क्लास ली थी, आई विल रीचेक। आप मुझे अभी ईमेल कर दो, बल्कि मुझे याद ही रहेगा, मैं देख लूंगी आपकी अटेंडेंस को। ठीक है,
So that is all. मॉडिफाइबल का बेटा मतलब है कि जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग है, वो आपके हाथ में कि आप स्मोकिंग करो या ना करो, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो है कि जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर बर्थ, कि आप कहाँ पे पैदा होते हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर सेक्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर एज। दीज आर कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल। सीलियक डिजीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीबॉडीज का होता है, एंटीग्लूटिन एंटीबॉडीज होती हैं, वो ब्लड के अंदर चेक करते हैं, और इंटेस्टाइनल बायोप्सी भी ले सकते हैं। ये 2 टेस्ट होते हैं सीलियक डिजीज के। चलें जी, क्वेश्चन आपका टाइम खत्म हो गया। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू।